तो आज की क्लास से हम लोग HRT का गेम शुरू करते हैं, राइट। तो लगभग 12:30 तक ये लगातार क्लास चलेगी। लगभग 1.25 घंटे का लेक्चर होगा। आप लोग कृपया करके स्पीड में नोट करना, ठीक है ना। और तुम्हें ऐसा लगता है नोट करे बिना काम चल जाएगा, बाद में नोट कर लेंगे, तो आपके पास फाइल तो आ ही जाती है, राइट। ऑनलाइन वाले बच्चे तो ज़रूर नोट करेंगे भाई, ठीक है। बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि आपको इसके बाद एक टेस्ट भी देना होगा 25-30 सवालों का। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो मतलब समझ में आना चाहिए, तभी डेटा आपका क्लियर होगा, राइट। चलिए, लेट मी स्टार्ट द क्लास। लेट मी स्टार्ट द कोचिंग की टी शर्ट्स जो हैं वो ले लीजिए, ठीक है। इधर आ जाएंगे भाई सभी बालक। तो शुरू करते हैं। देखो यार, तुम लोग बहुत देर लगा रहे हो टॉपिक शुरू करने में। हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग का पहला टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये कौन सी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हो कि बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन दिए बिना सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा रहे हो? ऐसे ही पढ़ाते हैं हम भाई, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको सुनो। इसके पढ़ाने का रीज़न ये है कि आपने प्रीवियस क्लास में मुझसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीख लिया है। तो ताज़ा ताज़ा लोहा है ना, समझ में आ रही है ना, गर्म लोहा है, उस पर चोट मार दी जाए। अदरवाइज मुझे एक समय और लगेगा कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाई जाए। इससे बेहतर है डेटा आप लोगों के दिमाग में अभी डाला जाए। बहुत बहुत ही बेसिक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, राइट। चलिए, लेट मी स्टार्ट द क्लास। सी बच्चा बहुत ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। महा बेसिक कॉन्सेप्ट। इधर आएंगे भाई सभी बालक, इधर आएंगे बच्चों सभी बच्चे। इससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से कह देता हूँ, कुछ बातें मैं आप लोगों से कह देता हूँ। इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। एक टॉपिक जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले कुछ बॉन्ड याद आ रहा है आप लोगों को? इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बचपन में हमारी टीचर कहती थी कि तेरी राइटिंग कभी भी नहीं सुधर सकती। अब मेरा मन करता है कि एक आध फोटो भेजा जाए मैम को, राइट। तो केमिकल बॉन्डिंग 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले, या मैं कहूँ इवन बॉन्ड ही, ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल तो समझ में आता है, बॉन्ड समझ में नहीं आता। तो बॉन्ड बेटा जी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जेम्स बॉन्ड नहीं, एक बॉन्ड जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? एक बॉन्ड जिसका नाम है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, यानी कि एटम्स के बीच का बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, राइट। और एक दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो 2 प्रकार के बॉन्ड सर पढ़ाने जा रहे हैं, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी हमें है ही नहीं। बहुत आराम से ये सारा कंटेंट आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, प्रॉमिस। बस आप लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ आज की क्लास में अगर आप लोगों को 70% 60% क्लास समझ में आ रही है ना, मतलब यू आर इनफ, मतलब गुड इनफ। टेंशन ना लो, फिर धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि मेरी आदत होती है जब भी मैं बॉन्डिंग पढ़ाता हूँ या कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि दोबारा बार बार लेयर ना चढ़ाई जाए। आप एक बार ढंग से पढ़ लो, जो अच्छा बच्चा होगा वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी से सीखेगा। सी इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज सीखें, बहुत ध्यान से सुनो सर इंटर एटॉमिक बोले तो व्हाट? सर इंटर एटॉमिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इंटर एटॉमिक का मतलब होता है कि जब एटम के बीच में बॉन्ड होंगे। बात सही है बिल्कुल। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं उनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोगों ने एक बॉन्ड का नाम सुना होगा, आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम है इसका बेटा? आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम है इसका? आयोनिक बॉन्ड इसका नाम है, राइट। इसी को कुछ किताबों में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना गया है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कहते हैं इस बॉन्ड के अंतर्गत कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने बोला ये सोडियम है और ये Cl है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तो एक सोडियम पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव में होता है अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन का नाम होता है बॉन्ड। याद रहे, बॉन्ड इज नॉट ए डंडा, बॉन्ड कोई डंडा नहीं है। बॉन्ड क्या है बेटा जी? बॉन्ड एक टाइप का अट्रैक्शन है। जैसे अभी मान लीजिए तुम हमसे पढ़ रहे हो, हमारा भी तुमसे अट्रैक्शन है, तो ये भी एक टाइप का बॉन्ड है जिसको आप फिजिकल बॉन्ड कह सकते हो। लेकिन मेरे इस उंगली का और मेरे हाथ के साथ जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा? केमिकल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जबकि अभी आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे बीच में भी एक बॉन्ड बना हुआ है जिसका नाम फिजिकल बॉन्ड है। मैं क्लास से बाहर चला जाऊँ या आप क्लास से बाहर चले जाएं, बॉन्ड विल ब्रेक। लेकिन मैं क्लास से बाहर चला जाऊँ तो मेरी उंगली का रिलेशन मेरे हाथ से फिर भी रहेगा।
तो यानी कि केमिकल बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड इज वन ऑफ द वीक बॉन्ड, इन शॉर्ट, राइट। चलिए मैं शुरुआत करता हूं गेम की, ध्यान से देखते चले जाएं और चीजों को सीखते चले जाएं। सर आपने बता दिया पहला बॉन्ड जिसका नाम था आयोनिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और बता देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और इन्हीं का एक चचेरा भाई है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही एक कैटेगरी आती है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर इनको समझा डालो सर, यहीं बाद में भी कर लेंगे, पहले यहीं समझा दो। देखो भाई, ऐसा किताबी ज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और इक्वल शेयरिंग, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हमारा भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम क्या होगा बेटा जी, उस बॉन्ड का नाम होगा कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम होगा, कोवलेंट। मान लो तुम स्टूडेंट है, हम टीचर है, हमने अपनी एनर्जी दी, तुमने अपनी एनर्जी दी, बॉन्ड बन गया कोवलेंट। आई बात समझ में। अब तुम तो एनर्जी अपनी दे ही नहीं रहे और मैं चाह रहा हूं अपनी जान तुम्हारे लिए निकाल के रख दूं पढ़ा के, मेरी बात समझ में आ रही है। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट। इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ ऑफ द एटम। तुमने घर पे किताब घर पे खोली नहीं, बस केवल जितना सेंटर में पढ़ा रहा हूं उतना आप लोग पढ़ के जा रहे हो, और एक स्टूडेंट ऐसा जो पढ़ भी रहा है घर पे भी किताब खोल रहा है, तो बॉन्ड मजबूत बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, मजबूत बॉन्ड बनता है, जिसको आप लोग कोवलेंट बोलते हो। उसी की टाइप की एक कैटेगरी है कि शेयरिंग तो अब भी हुई, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ एटम इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, डंडा बनाते हैं और एरो बना देते हैं। कैसे बना देते हैं बेटा, देख कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन ऐसे सिंपल डंडा है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, एरो बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बाकी चचेरे भाई बहन ऐसे समझो, राइट। तो बहुत ध्यान से सुनिए, तीसरा जो इसमें बॉन्ड आता है, तीसरा बॉन्ड मतलब समझ रहे हो, एक बॉन्ड हो गया हमारे पास आयनिक, एक आप लोगों को दिखाया मैंने कोवलेंट, और इसी के अंदर एक बॉन्ड और है अपने पास जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चे, ये भी इसी के अंदर की कैटेगरी है, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड में जो बेसिकली बॉन्ड बनते हैं, इट इज इन बिटवीन द मेटल एंड मेटल। कोवलेंट बॉन्ड या मैं बोलूं आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बनता है नॉन मेटल वर्सेस या नॉन मेटल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई। और आयनिक बॉन्ड बनता है आपका मेटल एंड नॉन मेटल बॉन्ड। बात तो ठीक है सर, समझ में भी आ रही है, आप समझा रहे हो तो क्या ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपको। इंटर एटॉमिक बॉन्ड और आप लोगों को बोला इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या बोला, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। बहुत ध्यान से सुनिए, इनकी जो एनर्जी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, तोड़ने की अभी सिखाता हूँ। जब उससे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि ये इंटर मॉलिक्यूलर क्या है। देखो नाम से पता लग रहा है, इंटर एटॉमिक यानी कि एटमिक बॉन्ड है, एटम एटम से जुड़े हुए हैं, राइट। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आज का टास्क भी है हमारा। अद्भुत टॉपिक है, आई एम टेलिंग यू। जब इस टॉपिक पर तुम्हारी कमांड आ जाएगी ना बेटा, तो शरीर के अंदर से एक एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी आप लोगों को बाकी बच्चों से अलग करेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आप लोग क्या सीखते हो, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो कैटेगरी होती हैं, ये क्या होता है समझेंगे, समझा दे। जब कभी भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक sp कार्बन सेंटर और भी दुनिया भर की बातें हैं, समहाउ क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आज की कक्षा में यही टास्क है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, आराम से हम लोग सीखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है बात कहने, समझने और सिखाने में। अब बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड के दो प्रकार होते हैं, एक का नाम है सर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक का नाम है कौन सा बेटा जी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं यही बता देता हूं, जो इंटर होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जब विद इन द एटम बॉन्ड होता है, यानी कि एक ही एटम के अंदर बॉन्ड है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर आपस में बॉन्ड बन गया, तो बोलेंगे इंट्रा। और जब डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, इंटर। इंटर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसका लॉजिक, इसका रीजन वो सब बता देंगे। इंट्रा में एक रिपल्सन भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि विद इन द एटम मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसके अंदर एक रिपल्सन भी जनरेट होता है, राइट। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, कम। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है वेंडरवाल। क्या नाम है इसका बेटा, वेंडरवाल। एक जेडी वंडरवाल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फोर्स के बारे में लोगों को बताया, वंडरवाल फोर्स। इसको ना इसका नाम में भी आ जाता है वीक वंडरवाल फोर्स।
इसके नाम में भी क्या यूज कर लेते हैं, वीक वन, मतलब सबसे वीक है सर ये तो, है ना। और ये 5 टाइप के होते हैं बेटा, 5 टाइप। वैसे किताब में तो 5 टाइप लिख रखे, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एक्चुअल में 3 ही टाइप के होते हैं। 2 तो आयनिक फोर्स में काउंट होते हैं। 2 किस में काउंट होते हैं बेटा, आयोनिक फोर्स में काउंट हो रहे हैं। आराम से सीखो, मस्ती से सीखो, टेंशन लो मत। मैंने क्या बोला, एक तो मेरे पास आया इंटर एटॉमिक, और एक मेरे पास क्या आया बेटा माथुर, इंटर मॉलिक्यूलर। जो इंटर एटॉमिक होगा ना बेटा, इंटर एटॉमिक का मतलब, अच्छा मुझे एक बात बता भाई, छोटी सी बात बता। एक डाल्टन नाम का साइंटिस्ट आए थे, नाम तो सुना ही होगा। 1985 में इन्होंने क्या बोला, 1885 में इन्होंने ये बात बोली कि देखो भाई, मैं तो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं, पर तुम कभी भी एटम को तोड़ने की कोशिश मत करना। इट मीन्स एटम कांट ब्रेक, है ना। एटम कांट ब्रेक, इसका मतलब जो एटम एटम का बॉन्ड है, आप एटम को सेपरेट ही नहीं कर सकते, या मैं कहूं उनको तोड़ने के लिए बहुत 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 ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एटम को एटम से अलग करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए यहां पर बोला गया, कभी भी कोई पूछे कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, तो बच्चों याद रखना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी का नाम होता है बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी। इसको किताबी ज्ञान के अनुसार बॉन्ड एनर्जी भी बोल देते हैं, और कहीं किताबों में इसको रेजोनेंस एनर्जी भी बोला गया है, और कहीं किताबों में इसको स्टेबलाइजिंग एनर्जी के नाम से भी जाना गया है। लेकिन आप कुल मिला के इन दोनों पर अड़े रहें। अब जरा ध्यान से सीखें प्यारे बच्चों, जब भी मैं बोलता हूं इंटर एटॉमिक, जब भी मैं बोलता हूं इंटर एटॉमिक, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगभग 200 किलो जूल से भी ज्यादा, यानी कि बहुत 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 ज्यादा होती है। जबकि इंटर की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये करीब 20 किलो जूल के राउंड ही घूमता रहता है, राइट। 8 से 20, 1 से 8 ऐसे करके जो है ना एनर्जी क्या होती है, नॉट दैट मच हाई एज कंपेयर टू इंटर एटॉमिक बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई। देखो मैं यहां पर ना ये नहीं सिखाऊंगा कि कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है कौन सा वीक होता है, क्योंकि ना फिर वो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। भाई तुम आयनिक कोवलेंट में बता दोगे, आप चलो मेटेलिक में भी बता दोगे, मान लिया आपने मेटेलिक में भी बता दिया, लेकिन आपको पता है फिर कोऑर्डिनेट एक डिफरेंट कैटेगरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 डिफरेंट कैटेगरी है, वंडरवाल की पूरी 5 डिफरेंट कैटेगरी। एक बार ये हो जाने दो, एक बार जब ये पूरे फोर्सेस हो जाएंगे, तो इसके बाद मैं आपको यही सिखा दूंगा कि किसमें क्यों स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसमें क्यों स्टेबिलिटी कम, किसमें थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और काइनेटिक स्टेबिलिटी ज़्यादा, राइट। तो पूरा डेटा हम लोग सीखेंगे। मीनवाइल जब तक आप लोग ये डेटा जो है ढंग से सीखो, समझने की कोशिश करो। इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, और मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, इधर देख। आफिया बहुत ध्यान दो, आफिया समझ में आया अभी कुछ, आफिया जल्दी मैसेज कर मुझे, बता बेटा, इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, क्या ये बातें आपको समझ में आई। चल बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखो, कॉन्सेप्ट को समझो प्यारे बच्चों। इधर आओ, मैं कुछ बातें आप लोगों की पुरानी बातें जरा ताजा कर दूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सुनो रे, सुनो सुनो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाते हुए मैंने एक बात बोली कि मान लो ये ए है और ये बी है, तो बी ने इस ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, तो इस खींचने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाता है बेटा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और प्रत्येक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अलग अलग दे दी गई है, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका नाम क्या है बेटा जी, फ्लोरीन। मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, फिर आपके पास ऑक्सीजन आता है, उसके बाद आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन आप जानते हो इसका कितना होता है 3.26 या 25, ये डेटा कितना होता है 3.5, और ये डेटा कितना आता है 4.0। और लास्टली आप ये कह सकते हो कि सर नाइट्रोजन हो गया या मैं कहूँ क्लोरीन हो गया। ये डेटा इस तरीके से चलेगा, राइट। ये डेटा इस तरीके से चलेगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का सर जो है उदाहरण दे रहे हैं इस प्रकार से, दीज आर द ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे उसका नाम क्या होगा बेटा जी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तैयार हो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, जल्दी से नोट करो, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू करता हूं। स्पीड में नोट कर लो भाई।
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बडीज, बहुत जल्दी से इसको स्पीड में नोट। इस स्लाइड को सीखोगे तभी डिसाइड होगा कि आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से सीख पाओगे। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। आराम आराम से सिखाऊंगा इसको, बहुत जल्दबाजी इसमें आप लोगों के लिए नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सीखें, आराम से तसल्लीपूर्वक। मैंने क्या बोला, एक टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन मैं लगभग पहले दे चुका हूं कि ये एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। सर व्हाट डू यू मीन बाय द डाइपोल? आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा डाइपोल मूवमेंट? आपने नहीं पढ़ा? डाइपोल की डेफिनेशन देते हैं फिजिक्स वाले। क्या देते हैं? फिजिक्स वाला नहीं, फिजिक्स वाले, ठीक है। क्या डेफिनेशन देते हैं? क्या डेफिनेशन देते हैं? एक, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, क्या बोलते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a, ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब केमिस्ट्री में डाइपोल होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनका अट्रैक्शन खत्म। वो अपने लिए क्या है बेटा जी? डाइपोल है। हम डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करते, राइट। हमारे लिए किसी भी डिस्टेंस पर रखा हुआ कंपाउंड अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमारे लिए क्या हो जाता है? डाइपोल हो जाता है। अब चाहे फिर वो वंडरवाल हो, चाहे फिर वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बालक। हम कहते हैं दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन और इंटरेक्शन इन विच वन पोल इज हाइड्रोजन, जिनमें से एक पोल क्या है बेटा जी? हाइड्रोजन एटम है। विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद स्मॉल एटम, छोटे एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और आप लोगों का कौन हो सकता है बेटा जी? नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जरूरी नहीं है कि केवल ये तीन, और भी हैं अपनी नज़र में, लेकिन जनरली ये तीन। एक बार दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड इज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसा समझो, राइट। डेफिनेशन कोई पूछना नहीं है इसकी, लेकिन कॉन्सेप्ट को सब पूछेंगे। बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। आप मुझे बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए कम? तो भैया कुछ बच्चों को शक हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अरे बहुत कम, वीक में वीक फोर्स है क्योंकि ये इंटरमॉलिकुलर है ना कि इंटर एटॉमिक। आयनिक से कंपेयर नहीं कर सकते इसको। इसको किससे कंपेयर करते हैं? वेंडरवॉल से। तो वेंडरवॉल की रिस्पेक्ट में तो ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर मुझसे कुछ कहता है तो मैं कहूँगा 8 से लगभग 42 किलोजूल पर मोल की एनर्जी देने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ किस एटम के लिए? न्यूट्रल एटम के लिए। कौन से एटम के लिए? न्यूट्रल एटम के लिए। बस यस, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। बट इन HF2 नेगेटिव, और आई कैन राइट KHF2, और आई कैन राइट HF2 नेगेटिव, और आई कैन राइट NaHF2। इन शॉर्ट HF2 नेगेटिव। शब्द समझ में आ रहे होंगे। इन HF2 नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एंड इट रिक्वायर्ड 161.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी। ये डेटा कोई पूछेगा नहीं, बस मैंने एक बात आपको समझाई है कि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, ऐसा रट लेते हैं कि भैया सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत बहुत कम होती है। लेकिन नहीं, एक कंपाउंड ऐसा है जहां पर एक हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन एटम हो विद देयर नेगेटिव चार्ज। उस केस में हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाता है, इवन कोवलेंट बॉन्ड ही बन जाता है, ऐसा आप उसको कह सकते हो, राइट। उसकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा जी? बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी जो है यहाँ पर देखी जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है यहाँ पर देखी जाती है। बहुत ध्यान से आप इसको देखें, समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझें। ये पूरी रिप्रेजेंटेशन बताएगी कि आपको आगे कितना समझ में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखें, समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी बालक। मैंने बोला एक है मेरे पास x, मेरे पास है h, मेरे पास है y। x और h में बनने वाला बॉन्ड होता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड। मैंने इसको x नाम दे दिया, इसकी बॉन्ड लेंथ को क्या नाम दे दिया बेटा? x नाम दे दिया। और नो डाउट कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या बनेगा बेटा? स्ट्रांग होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम और स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। शब्द समझ में आ रहे हैं? अब ध्यान से सुनो, x ने h के साथ बॉन्डिंग की और ये है y, कोई एटम आराम से टहल रहा है, जिसके पास क्या होने जरूरी है बेटा जी? लॉन पेयर होने जरूरी है, मान लो। तो सर ये वाला एटम भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है, और ये एटम भी
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है, मैंने इंक्रीजिंग लिख दिया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, बट मैं अभी इन तीनों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी सी बात कह रहा हूँ, होगा क्या, जरा उस कॉन्सेप्ट को समझे। सुनो, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप लोग जानते हो कि एक्स की क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है आफिया, वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो ईशा माथुर बताओ, क्या इसके इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे? तो भरी सभा में जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। सर सही बात, कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा होगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या काम करता है, ये अपने इसके लॉन पेयर को खींचने की कोशिश करेगा, और जब खींचने की कोशिश करेगा तो बाहर से देखने वाले एटम को या बाहर से देखने पर यहाँ एक बॉन्ड जनरेट होता हुआ नजर आएगा। इसी बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी फिलहाल में इसकी स्ट्रेंथ को y लिख रहा हूं। मेरा पहला सवाल, x और y में से ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? सर खत्म हो गया सर सवाल, क्योंकि एक बन रहा है सर कोवलेंट बॉन्ड और एक आप जबरदस्ती बना रहे हो कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा सवाल, अगर ये एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या अपने लॉन पेयर को खींच के रखेगा? और अगर खींच के रखेगा तो इसको आगे देने नहीं देगा, और जब इसको आगे डोनेट नहीं करेगा तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेगा या नहीं बनेगा? सही बात। इसका मतलब नो डाउट y और x दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों में कोई कंपेयर करेगा, अगर इन दोनों में कोई कंपेयर करता है, अगर इन दोनों में कोई कंपेयर करता है तो मुझे बताओ y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? सर कम चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो इस लॉन पेयर को आगे बढ़ाना है, और आगे तभी बढ़ सकता है जब ज्यादा कोई होल्ड ना करने वाला हो। तो इसका मतलब सर ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, नाइट्रोजन अगर यहाँ है तो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन है तो थोड़ा सा कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन है तो बहुत ही कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अरे हाँ या ना? आइडियली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यस देयर इज एक्सेप्शन, सिखाएंगे आगे। एक्सेप्शन भरी हुई है आज की क्लास में, बहुत ध्यान से देखें। भैया तुम्हारा नाम एक्स है, और जीवन में जो एक्स होता है वो याद रखें, सबके जीवन में नहीं, एक्स जो होता है, इन शॉर्ट एक्स जो है, एक्स का नेचर कैसा चाहिए बता बेटा कुशाग्र? सर एक्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली खींच ले, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव होगा उतना अच्छी तरह से लॉन पेयर को ही खींच पाएगा। तो एक्स कैसा नेचर का चाहिए? सर ऐसा नेचर का चाहिए। अब सर एक्स पर सारा दामोदवार आ गया, मैं बता रहा हूं, एक्स कौन और हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इफ एक्स इज, मैं ऑर्डर नहीं लिख रहा, मैं एक बात लिख रहा हूं, अगर तुम्हारा एक्स CCl3 या CCl4 है, आगे बात समझ में, या CCl4 लिख दूं अभी के लिए, एक्स के साथ बॉन्ड भी तो बनना है, ठीक है, CCl3 है, या मैं कहूं आपके पास ये CF3 है, या मैं कहूं कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है जिसको तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में sp कार्बन के नाम से जाना था, तो नो डाउट इस एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तुम लोग सीख पाए तो होंगे नहीं, या सीख गए? पक्की बात। यहां से क्या डेटा, अगर मुझे ओवरऑल इमेज बनानी है तो मैं क्या बनाऊं? सुन लो भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुन लो भाई, सभी बालक मेरी बात को सुने। ये एक्स है, ये एच है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एच है, ये वाई है। बेटा अगर एक्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन y जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना कम स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि y को लॉन पेयर देने हैं और x को इसके H+ आयन को बढ़ाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? सेंस समझ में आया? बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत है। पहले देख लो वो किस ऑर्डर में रखा हुआ, अगर वो x है तो नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बनेगा, लेकिन अगर वो y है तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बन जाएगा। इन शॉर्ट में एक बात लिख रहा हूं, अगर तुम लोग हजम कर पाओ कहीं तो यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये लिखी पड़ी है, मैंने लिखा हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x। क्या मेरी बात समझ में आई?
हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, यानी कि जितना ज्यादा एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच के एच के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप कर देगा, पॉजिटिव। और जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव होगा उतना अच्छी तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसके लॉन पेयर को, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन को, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करने देगा, हाँ या ना। तो भाई बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई। बात समझ में आ गई। क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है? सौमिल मखीजा, श्रेष्ठ, निखिल अग्रिया, घनिमा, आरिफ, अक्षर, आफिया, डू मैसेज टू मी इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। बच्चा बहुत जल्दी से मुझे मैसेज करिए अगर ये डेटा 100% क्लियर है। तो आपका आंसर होगा सर बात तो 100% क्लियर है। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका था तुम्हें इंतजार, जो बाकियों से नहीं होगा तुमसे होगा, उसी का नाम है एक्सेप्शन। इसमें एक्सेप्शन आती है एक केस में जहां मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता हूं, फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, यानी कि HF। इन द केस ऑफ HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सट्रीमली हाई हो जाती है। यानी कि अगर मैं पूछूं H, F, H और O, आप क्या कहोगे? सर देखो फ्लोरीन तो कॉमन है, इसका मतलब X तो कॉमन है। सर कैसे पहचाने X है या Y है? X के बाद हमेशा जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा? सॉलिड बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। और जहां डॉटेड बॉन्ड आ जाए मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सर यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे? फ्लोरीन से। देन दिस शुड बी मोर स्टेबल, बट आंसर इज दिस वन। और उसका रीजन होता है कि यार ये इतना ज्यादा खींच लेता है ना इसके इलेक्ट्रॉन कि इस दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों की बॉन्ड लेंथ को बहुत बराबर कर देता है। और जब बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है तो स्टेबिलिटी एक्सट्रीमली बढ़ जाती है। दिस इज डन विद इन द केस ऑफ फ्लोराइड ओनली या फ्लोरीन ओनली। इसकी एनर्जी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये डेटा आप लोगों को एज इट इज सीखना, और ये बात मैंने यहां भी आपको लिखवाई है, देखो एक्सेप्शनली हाई। मान लो अगर मैं यही सवाल बना दूं, इसकी बेटा जी बॉन्ड स्ट्रेंथ है X और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है Y, बताओ दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ में से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लगभग बराबर होगी जी। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह काम ही नहीं कर रहा, दैट विल बिकम समहाउ कोवेलेंट। इक्वली नेचर जनरेट हो जाता है दोनों के ऊपर, बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर, बॉन्ड लेंथ बराबर, स्टेबिलिटी बराबर, सब कुछ बराबर हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन ये केवल और केवल किसके केस में ही वैलिड है बेटा? फ्लोरीन के केस में। किसके केस में वैलिड है? फ्लोरीन के केस में। चलिए आज की सीट दूंगा ना बेटा तो आपको समझ में आएगा आप लोगों ने क्या सीखा, लेकिन उससे पहले सीखना पड़ेगा। थोड़ा स्पीड में इसको पढ़ाते हैं क्योंकि टाइम होने में देर नहीं लगती। फिर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल आ रहा है, कंपेयर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लो। शायद ये ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा, ये D है बच्चा इधर, ठीक है ना, D। आ जाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बताओ। पहले मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आउट ऑफ हाइड्रोजन और D विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर कोई पूछने की बात है सर? आइसोटोप जैसे बढ़ते चले जाएंगे, लोअर आइसोटोप इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, यानी कि अट्रैक्शन उसका हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो सर हाइड्रोजन D और T में अगर कोई कंपेयर कराता है तो मैं कहूंगा सर सीधी सी बात है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन D देन T। शब्द समझ में आ गए? ये सर ने क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। थोड़ा सा मतलब बिचा हो रहा है, लेकिन सीखना प्यारे बच्चों, समझना जरूरत है आज की क्लास की हर अच्छे बच्चे को। कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है अपना O, ये है अपना H, ये है अपना H। क्या ये पानी है? और क्या ये भी पानी है? अब देखो, क्या तुम यहां रिलेट कर पा रहे हो ये कौन है? सर ये तो X, ये तो H, ये तो Y है। सीख पाए नहीं सीख पाए? क्या तुम लोग ये रिलेट कर पा रहे हो कि ये वही है जिसका था तुम्हें इंतजार? क्या ये रिलेट कर पा रहे हो आप लोग या नहीं रिलेट कर पा रहे हो कि X, H और Y ही है? ऐसे ही सेम केस विद दिस ऑक्सीजन ऑल्सो। मेरा सवाल ये है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ का
बनने वाला है। कौन बच्चा बता देगा भैया हमें इस सवाल का आंसर? मतलब दो क्वेश्चन है बेसिकली, ये दो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, पहला क्वेश्चन नंबर ये, इन दोनों में कंपेयर करना, फिर ये क्वेश्चन है, बता दो। सर देखो ये तो अभी अभी आपने बताया सर, ये तो सर एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है, खत्म है भाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा हुआ था, इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। सर आप एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है और ये ऑक्सीजन डी से इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचने देगा? डी। डी कह रहा भैया हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हमारा इलेक्ट्रॉन ले जाओ। एच कह रहा हम नहीं देंगे भाई, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आगे बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा खींचेगा खींचेगा, बहुत डेल्टा पॉजिटिव लॉन पेयर का अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड की ना पूछी, किसकी पूछी है? हाइड्रोजन बॉन्ड की। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लास के प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में, जिनको समझ में आ गई रेज योर हैंड, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी, जिनको ये बातें समझ में आ गई रेज योर हैंड, बहुत जल्दी से हाथ खड़ा करिए बेटा, रेज योर हैंड फटाफट। Online students, do message to me if this concept is clear to all of you in the house. आफिया, क्या ये बात क्लियर हुई? बच्चा नहीं क्लियर हुई तो प्लीज डू मैसेज टू मी। सौमिल, ठीक है सौमिल बता रहा हूं। विधि, जल्दी से मैसेज कीजिए प्लीज। एक बच्चा कह रहा है सर ए पार्ट एक बार करा दो। बच्चा इस ए पार्ट में कुछ नहीं है। ए में मैंने बोला सौमिल कि जो डी होता है ना, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। भाई लेस है तो ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और एच क्या है, थोड़ा सा डी के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन उससे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा निखिल, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा बेटा जी, लॉन पेयर को ऑक्सीजन के एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। क्लियर? सौमिल बताओ, जल्दी से मुझे मैसेज करिए। सेम ही बात बोल रहा है, चलिए बता देता हूं। आइए भाई इधर आइए, अभी करा देते हैं बेटा। कौन सा वाला पार्ट? पहला वाला पार्ट। बेटा डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पॉजिटिव चार्ज मेंटेन कर पाएगा। जितना पॉजिटिव करेगा उतना लॉन पेयर खींच पाएगा। चलिए इधर आएंगे भाई सभी बालक। सवाल पूछा हुआ है कंपेयर द बॉन्ड लेंथ। तुम्हारी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ, जो बॉन्ड एनर्जी है ना, या मैं कहूँ जो स्ट्रेंथ है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड को तोड़ने में, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड के लेंथ की। ये भी याद रखना बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में जो रिलेशन है वो क्या है बेटा जी? इनवर्सली। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में जो रिलेशन है वो क्या है प्यारे बच्चों? इनवर्सली। चलिए आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, और बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखें। सी बेटा, पहला तो आपको सब अरेंज करना है ना, कंपेयर कर दो, अरेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, क्या ये जो केस सर ने पढ़ाया था ये कोई एक्सेप्शन नाम का केस था? इसका मतलब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या थी? मैक्सिमम। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाली है? मिनिमम। तो भैया ए को तो पहले धर लो सबसे कम पे। शब्द समझ में आ गए सर ने क्या बोला अभी? भाई क्या ये डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन है उसके अनुसार ए जो है वो मिनिमम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ में मैक्सिमम। चलो जी आप बात करते हैं आगे, पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। पहले ढूंढते हैं एक्स। बेटा तुम्हारा नाम फ्लोरीन है, भाई तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, और फ्लोरीन और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। चलो फ्लोरीन ज्यादा है तो इसके पड़ोसी देखना कौन? ऑक्सीजन है।
बात समझ में आती है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ ठीक ठाक रही होगी। यहाँ आ जाओ, यहाँ ऑक्सीजन है और ये कौन है बेटा जी, ऑक्सीजन। ये दोनों देखो और ये दोनों देखो। अब मुझे बताओ किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहा होगा? सर जिसके वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बेटा ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसकी, बेटा क्या रूल पढ़ाया था, फॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होती है, नाइट्रोजन। मतलब ये बढ़िया बॉन्ड है, ये बढ़िया बॉन्ड है, और इससे बढ़िया ये वाला है। तो ए के बाद तो बी आ जाना चाहिए। अरे ए के बाद क्या आ जाना चाहिए मेरे पास, बी आ जाना चाहिए। और बी के बाद मैं देखूंगा तो ऑब्वियस है क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। सी के बाद अब इन दोनों में कंपेयर करना है। बेटा बताओ, अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, बहुत बढ़िया। ये नाइट्रोजन है और ये क्या है बेटा जी, ऑक्सीजन। आप बताइए ये नाइट्रोजन है तो एक्स है ना यार, ये तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। मतलब ऑब्वियस है कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इस बॉन्ड की। और जब स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि इस केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को ये सवाल समझ में आया? एक बार दोबारा सुन लो भाई। सबसे पहला काम है एक्स 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 कंपेयर करना। दूसरा काम है अगर एक्स कॉमन आ जाए तो फिर वाई की तरफ जाना। एक्स किसका ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन। ये तो सबसे ज्यादा होता ही है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता ही है भाई। ये केस समझ में आ गया। ऑक्सीजन देखना ही नहीं ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन में तो कंपेयर बाद में जाएंगे नहीं, पहले ही निपटा लेंगे कि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तब जाएंगे वाई पे। तो वाई कौन है बेटा जी, नाइट्रोजन। वाई कौन है अपने पास, ऑक्सीजन। तो बताओ दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो उसी तरीके से लिखा हुआ है इनवर्सली। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, पता पेपर में क्या होगा, ऐसे ही देंगे। और एक में देखो मान लो ये दे रखा ना, इसको घुमा के ऐसे दे देंगे नाइट्रोजन। अब बच्चा क्या होगा, उसको आदत होती है कि ये एक्स है। बात समझ में आ रही है? जो कि गलत होगा। एक्स कौन है यहाँ, ये है एक्स, एच और वाई। क्योंकि मैंने पहले बताया एक्स और एच का बॉन्ड हमेशा कैसा होता है, कोवलेंट। कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट। अगला सवाल, सुंदर सवाल, रमणीक सवाल, देखो जरा ध्यान से। सवाल आ रहा है, कंपेयर द हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक बात बताओ, ये वाटर और ये क्या, परऑक्साइड है, H2O2। क्या नाम है इसका, वाटर, और दूसरा क्या है, परऑक्साइड। खुद सोचना, अपने आप दिमाग लगाना बेटा। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होगा? आप कहोगे सर डेल्टा 2 नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज होगा। सही बात, गलत बात? लेकिन अगर मैं ये चार्ज यहां लगाता हूं तो सर यहां होगा 1 नेगेटिव और यहां भी क्या होगा बेटा जी, 1 नेगेटिव। बात सही है, 100% है। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप बॉन्ड बनाओगे अगला, जब भी आप अगला बॉन्ड बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड तो यही बनेगा ना यार। और ये होगा उसमें एक्स, ये होगा एच और ये क्या होगा, वाई। सर ऐसे यहां भी बना लेते हैं। तो जब यहां बनाएंगे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाएगा तो यहाँ H होगा, यहाँ O होगा, यहाँ H होगा। तो यहाँ ये X होगा, ये H होगा और ये Y। देखो X, H और Y को सीखना बहुत जरूरी है। जो इसको नहीं सीखेगा ना वो जाएगा भाई, उससे इस टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और मैं जानबूझ के इस चैप्टर की शुरुआत हाइड्रोजन बॉन्डिंग से करना चाह रहा हूँ, ताकि जो हिलने वाले हैं वो सच में हिल जाए। क्योंकि आगे ऐसा चलता रहेगा बेटा जी। बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। अब मुझे बताइए, क्या ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक्स, एच और वाई का कोलिब्रेशन है? क्या ये भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ तो सेम ही एटम है सर? तो कैसे पता लगाएंगे, तो खुद सोचो। इसके लॉन पेयर जाते थे आगे, सही है, इसके भी लॉन पेयर जाएंगे आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। अगर लॉन पेयर पर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा ये लॉन पेयर रिपल्शन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो लॉन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो जल्दी से लॉन पेयर को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। मजा आ गया, गेम समझ में आ गया? क्योंकि सर यहां पर ये लॉन पेयर को डोनेट करेगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और लॉन पेयर को डोनेट क्यों करेगा? क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, और ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा रिपल्शन, मतलब ज्यादा डोनेशन, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। पल्ले पड़ गया? कितने बच्चों को पल्ले पड़ गया, रेजर हैंड। ऑनलाइन ऑफलाइन कितने बच्चों को ये बहादुर बातें समझ में आ गई है कि हाँ सर गेम क्लियर है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे गेम घूमा बेटा? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना ज्यादा रिपल्शन होता है। नेगेटिव का रिपल्शन, वही तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लॉन पेयर दे, और लॉन पेयर देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी स्ट्रॉन्ग। आगे बात समझ में भाई? डेटा समझ में आ गया? सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
कह सकते हो कि सर ये 2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव है तो इस पर रखे हुए लॉन पेयर का इस पर रिपल्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो वही हम चाहते हैं कि रिपल्शन मैक्सिमम हो जाए, लॉन पेयर को आगे डोनेट कर दे, बॉन्डिंग बन जाए। ठीक है भाई, गेम समझ में आ गया। वैलेंसी क्या हो गया, एक लॉन पेयर गया तो एक पॉजिटिव, H3 पॉजिटिव। ठीक है भाई, डेटा समझ में आ गया। अगला आ जाइए भाई, अगला आइए भाई प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें सभी बच्चे। ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यहीं पॉजिटिव होता तो लॉन पेयर को होल्ड करके रखता। सी, आगे आ जाओ। कंपेयर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई इसकी कोई तुलना कर सकता है क्या, कर सकता है, बताओ। तो ये तो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद पानी और परऑक्साइड मैंने सिखा दिया अभी। अब ये जो मैंने सवाल दिया है ये जेई मेन का सवाल है, यही जेई मेन का सवाल है। इसमें हिल गए थे बच्चे जब ये आया था, इसमें हिल गए थे। उन्होंने क्या सोचा, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लगा के आए और लग गए उनके, मतलब समझ रहे हो, लग गए, नंबर कम आ गए। तो ये डेटा है सीधा सीधा। चले आगे। आ जाइए। और वैसे भी ना ये पूरा बॉन्ड नहीं होता, ये कैसा बॉन्ड होता है, अधूरा बॉन्ड होता है, पार्शियल बॉन्ड होता है। इधर आ बेटा, आफिया बेटा बहुत ध्यान सुनो, ये पूरा नहीं हो पाएगा यार। इसको अगर आप ऐसे ही चलाओगे ना तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। फिर क्या चाहते हो बता, पूरा ना करना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लासेस में इसको करेंगे आराम आराम से। फिर मेरे हिसाब से तो कर करा के इसको ख़त्म करो, शीट तभी लगेगी पूरी। आओ इधर आओ, मेन काम हो चुका है। वैसे जो फंडामेंटल वाला जो होता है ना, मकान की जो नींव है, डीपीसी जिसको बोलते हैं, वो रख चुका हूँ कि जो ऐसे होगा ये। अब इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाने हैं, क्वालिटीज पढ़ानी है, बस कवर। इधर आएंगे भाई सभी बालक, सुनो बच्चों, सुन ले यार, तुम बोलते बहुत हो यार। मैंने बोला ये एच है, ये ओ है, ये एच है, सुन ले। एच है, ये ओ है, ये एच है, सुन ले। एच है, ये ओ है, ये एच है। चलो ऐसे बना देता हूँ, तुम नहीं मान रहे तो इसको ऐसे बना देता हूँ। बता कोई दिक्कत है? ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड का नाम बता। सर ये देखो ना सर, ये रहा X, ये रहा H, ये रहा Y, सही है बेटा। इस वाले बॉन्ड का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सा बॉन्ड है ये? सर वाई इट इज नोन इंटर। सर इसको इंटर क्यों बोला है? क्योंकि 2 अलग मॉलिक्यूल हैं। अलग मॉलिक्यूल है तो सेम, लेकिन 2 अलग यूनिट है ना, 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 2 से अधिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है। सी, ये बन गया? कुछ तो बोल दो यार। ये पानी है या नहीं? पानी है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया सर इंटरमॉलिक्यूलर। एक होता है इंट्रा। इंट्रा क्या चीज़ है ये भी समझो। सर ने बनाया एक ऐसा कंपाउंड, इसका नाम है बेटा ऑर्थो। ये बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर एक पोजीशन पर लगा हुआ है फिनॉल। OH को बोलते हैं हम लोग फिनॉल। आप लोगों ने घर में यूज़ किया ना फिनाइल, क्या यूज़ किया? फिनाइल क्या यूज़ करते हो तुम लोग? फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए फिनाइल यूज़ करते, तो वही फिनॉल फिनाइल है ये। तो फिनाइल है, सुन ले। फिनाइल पर रिएक्शन करानी है, सुन भाई जल्दी सुनो। फिनाइल पर तुम लोगों ने रिएक्शन करानी है, और ये मतलब रिएक्शन क्या, बेसिकली इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो। सर अभी डेटिव बॉन्ड नहीं पढ़ा सर, स्ट्रक्चर है ऐसे याद करना, ठीक है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल नाम है इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। गॉट इट? सी होगा क्या, देख जरा ध्यान से। क्या तुझे ये एक्स नजर आ रहा है? सबको अपना एक्स नजर आ रहा है, सुन लो। ये एच है, और क्या तुम्हें इसके ऊपर रखे हुए लॉन पेयर नजर आ रहे हैं जो होते हैं पर दिखते नहीं? जैसा नो, इसका मतलब ये हो गया ये एक्स है, ये एच है, और ये क्या बन सकता है? वाई। तो यहां से कुछ कुछ होगा, ये से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बॉन्ड बनने के लिए तैयार हैं। ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? सर इसका नाम हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शब्द समझ में आ गए? आप मुझे बात बताइए, सर ये स्टेबल क्यों हुआ? पहले तो ये बताइए, इसकी थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी है तो क्यों है? तो बेटा कितने मेंबर्ड की रिंग बननी है? देख, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसा किताब कहती है 3 और 4 मेंबर्ड की रिंग तो अनस्टेबल है, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग कहीं बने तो बना दो, ये स्टेबल है।
3 और 4 मेंबर्ड की रिंग तो अनस्टेबल है, यही रीजन है कि यूरिया इंट्रा नहीं बनाता, सिखाऊंगा आगे। यूरिया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, लेकिन इस केस में आप देख रहे हो 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई, तो यहाँ पर सिमिट्री है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है। शब्द समझ में आ गए होंगे मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा जी, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम था ऑर्थो। व्हाई इट इज नोन एज ऑर्थो? क्योंकि जिस OH ग्रुप है ना, उसके पहली वाली पोजीशन का नाम ऑर्थो होता है। अब यहीं अगर मैं पैरा बना देता, पैरा जानते हो आप लोग, आपकी कोचिंग सेंटर का नाम परा है, परा, पैरा नहीं है। कुछ बच्चे इसको पैरा पैरा मचाते हैं भाई, दुख होता है, पर ठीक है, अब कोई बात नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बोलने दो। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, राइट, और यहाँ पर एक और रिंग बना लेता हूँ, O है और ये H है, तो यहाँ बना लेने। आप देख रहे हो मैंने 2 डिफरेंट यूनिट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, दोनों डिफरेंट यूनिट है, एक अलग यूनिट है, एक अलग यूनिट है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इंटर, नॉट इंट्रा। इंटर जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो इंट्रा होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। यही रीजन है कि इंट्रा को तोड़ना आसान है। इंट्रा को तोड़ना क्या है बेटा, आसान। थोड़ा सा स्टीम दोगे, क्या दोगे, स्टीम, हीट दोगे, तो उस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा उमंग? अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वीक है तो उस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, उस बॉन्ड को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। क्या शब्द समझ में आ गए सर के? सर क्या इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं? कदापि नहीं, कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं, सीधा डेटा समझेंगे आप। 7 मेंबर 8 मेंबर भी स्टेबल है। इधर आएंगे भाई सभी बच्चे। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहा था। पहले बताऊंगा इंटर, फिर बताऊंगा इंट्रा मॉलिक्यूलर। बहुत ध्यान से सुन अमितोज, घबरा मत बेटा, ध्यान से सुनता चला जा। अमितोज सोच रहा पता नहीं क्या हो रहा है आज, मैंने क्यों ही ज्वाइन कर लिया। भाई समझ में देखो, हमारे साथ ना प्रॉब्लम ही यही है, हमें बच्चे को समझने में, बच्चे को हमें समझने में थोड़ा समय लगता है। नहीं, ये हमारे मतलब शुरू से नेचर रहा, शायद बचपन से। कोई भी चीज़ मुझे जल्दी से समझ में नहीं आती, खुद भी बता रहा हूँ, और जल्दी से मुझसे जाती भी नहीं। ऐसे ही मेरा नेचर हो गया बच्चों के लिए भी। मतलब मैं जब कॉलेज में था, जब डिबेट विबेट हम लोग बोलते थे, तो जहाँ से सारे बच्चे ख़त्म हो लेते थे। जैसे डिबेट कैसी होती थी, एक डिबेट का नाम था टर्न कोट डिबेट। कुछ बच्चे जानते होंगे टर्न कोट। टर्न कोट क्या होती, पहले पॉजिटिव बोलो, फिर खुद ही नेगेटिव बोलो, फिर उसी को सम अप करके अपने विचार दे दो। एक होती है डुएट। डुएट का मतलब है तू पॉजिटिव बोल, तू नेगेटिव बोल, आपस में लड़ो, ठीक है, वो है क्या है, डुएट। अब ऐसी 3-4 प्रकार की डिबेट होती थी। मैं दोनों तीनों डिबेट में फेल हो जाता था। कहने का मतलब अच्छा नहीं बोल पाता था। मैं किस में जीतता था, स्पीच, लंबा चल भाई, मैं समझ में, जैसी स्पीच आती थी मैं हमेशा से रैंक कर रहा हूँ उसमें, नहीं बोल पाता था कोई, क्योंकि आदत ऐसी बनी शुरू से ही कि जितना देर बोलूँगा उतना ज़्यादा अच्छा बोलूँगा। ऐसे ही जितना देर तुम हमसे पढ़ोगे उतना अच्छा कंटेंट सीखोगे। और मैं बता रहा हूँ, देखो आसान चीज़ें बहुत जल्दी से समझ में आती हैं बेटा, मज़ा भी आता है, तालियां भी बजती है, लेकिन इम्पैक्ट समय के साथ कम होता है उनका। क्योंकि जब तुम इस लेवल का सवाल ढूंढोगे और फिर क्या होगा, यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा दी, सवाल नहीं हो रहा, मतलब गड़बड़ है, बस सारा मोरल डाउन, सब कुछ डाउन, फिर जो पढ़ा हुआ है वो भी खत्म। इसलिए कह रहा हूँ, जब पहली बार चीज़ों को पढ़ते हैं ना बेटा, दम लगा के पढ़ो, और आप अपने टीचर पे भरोसा करो। खुद में रैंक करूँ इसलिए ये बातें कह रहा हूँ आप लोगों से, ऐसे कुछ भी नहीं है कि कुछ भी हवा में बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। रैंक आई है तभी आपसे कह रहा हूँ, भरोसा करके चीज़ों को पढ़ो। इनके पढ़ने के बाद चीज़ें सेट हो जाएंगी, बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगी। जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तो अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जो ऐसा है कि भाई नहीं पढ़ पा रहे उस लेवल का कंटेंट, तो फिर उनको अंदाज़ा नहीं होता एक्चुअली कि भैया क्या चीज़ें चल रही हैं। मैंने बोला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली बात तो समझ लो, जैसे ही मैंने बोला इंटर, इंटर का मतलब होता है बेटा 2 डिफरेंट या मोर देन 2 डिफरेंट। तो शब्द समझ में आ गए होंगे। तो मैंने क्या बोला, व्हेन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, देन दिस इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शब्द समझ में आ गए। और जब एक ही मॉलिक्यूल में ये बॉन्डिंग चल रही हो तो इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। शब्द समझ में आ गया नहीं आगे? जब एक ही मॉलिक्यूल में चलेंगे लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो बोलेंगे उसको क्या, इंट्रा। जब दो डिफरेंट यूनिट चाहिए, जैसे पानी HF, अमोनिया CH3COH, दारू, समझ रहे हो, किसी में भी डिफरेंट, दारू पानी, इन सब में क्या मिलेगा आप लोगों को, इंटर मिलेगी। क्या मिलेगा, इंटर मिलेगी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाटर, समझ गए आप लोग, D2O समझ गए आप लोग, मिथेनॉल समझ गए आप लोग, पानी और इथेनॉल यानी समझ रहे हो दारू। ऐसे ही आपका अमोनिया,
ऐसी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आई एम टेलिंग यू, HF, अमोनिया एटसेट्रा, राइट। तो इन सभी में ऊपर वाली बात को अमीन बोलते हैं बेटा, एल्काइल अमीन, ये अमीन है और ये अमोनिया है, वही घर के आदमी है, दोनों अलग अलग जगह रहने लगे तो इसको अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, एक अमोनिया तो एक क्या है बेटा, एल्काइल अमीन। चलिए, तो इन सभी के अंदर क्या पाई जाने वाली है बेटा जी, कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटर। यहां आ जाओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये एग्जांपल में दे चुका हूं, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, फिनॉल के पास बस क्या लग जाए बेटा, फ्लोरीन लग जाए ऑर्थो पोजीशन पे, तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लोरल हाइड्रेटेड, क्लोरल जो कि क्या हो बेटा, हाइड्रेटेड, लाइक CCl3CHO डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, बढ़िया धुरंधर। इस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाऊंगा आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ, टेंशन नहीं। नेक्स्ट है बेटा जी, तीसरी बात, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक चीज सीखी, क्या सर, आपने सिखाया कि जो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें ना आइडियली रिंग बन जाती है, बननी है कि नहीं बननी बेटा, देख 6 मेंबर की, तो इस रिंग का नाम होता है चिलेशन। इस रिंग को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, चिलेशन। और जब जब चिलेशन आती है तो समहाउ स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंटर की रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मैं कह रहा हूँ इन जनरल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल नॉर्मल हो और रिंग के साथ हो, तो जो नॉर्मल से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जब चिलेशन हो गया है तब होगी। अरे शब्द समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चिलेशन है दैट कैन बी अकर इन इंटर, इंटर में क्या लिख दिया मैंने, दैट मे बी अकर, इट मे बी अकर कि भैया हो जाए चिलेशन, लेकिन यहां तो फिक्स है भैया चिलेशन होना ही होना है, यहां तो फिक्स है कि चिलेशन होना ही होना है। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जी, ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा जी, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। एक बात बताओ, जब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है वहां पर इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही रीजन है कि यहाँ लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी स्टीम वॉलेटाइल भी देंगे, मतलब दे आर स्टीम वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब जो वेपराइज हो जाए, और स्टीम का मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर, मतलब पानी को गर्म करके भाप बना के डाला जाए तो भी उससे भी इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि क्या ऐसे बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, वीक। CBSE का सवाल है ये, क्या पूछे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, वाई, क्या बोलोगे सर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जो विद रिस्पेक्ट टू पैरा नाइट्रोफिनॉल कमजोर होती है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देने पर यह बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्या मेरी क्लास के बच्चों को डेटा क्लियर है, से यस और नो, ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए बच्चों को भाई, यहां तक कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, बहुत आसानी से बातें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, काम की बात। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बस मुझे इतना छोटा सा आंसर दे दोगे, मजा आ जाएगा सुन के। ये बताओ, गैस है, गैस की एंट्रोपी ज्यादा है या कम है? सर पहले तो एंट्रोपी सीख लो। एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा फ्रीडमनेस। जैसे तुम घर पे थे तो कमरे के अंदर से बंद थे, तुम जब सेंटर आ रहे हो तो तुम्हारे पास फ्रीडम है या नहीं कि सेंटर आऊं या कहीं और घूमूं, है या नहीं? नहीं है। पर इन केस किसी बच्चे के पास है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे फ्रीडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो आप क्लास सेंटर में आ गए, सेंटर में आने के बाद क्या कोई बच्चे के पास फ्रीडम है अभी अंदर? बताओ, कि कोई बच्चा यहाँ डांस करना शुरू कर सकता है या कुछ भी और एक्टिविटीज कर सकता है? नहीं, उसका काम है भैया पढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे फ्रीडमनेस घटती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी आती है, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। जो जितना कम फ्री रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, ये नेचर का नियम है जो कि नॉर्मल लाइफ में भी आप देख सकते हो। इन शॉर्ट में एक बात कह दूं, कोई गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसकी एंट्रोपी, उसकी फ्रीडमनेस, उसकी रैंडमनेस क्या हो रही है बेटा, घट रही है। और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है ना तो एंट्रोपी तो घटी लेकिन साथ के साथ बढ़ जाती है स्टेबिलिटी। क्या बढ़ जाती है? स्टेबिलिटी। तो मैं एक बात कह दूं कि स्टेबिलिटी घटने का मतलब है लॉस ऑफ एंट्रोपी बढ़ गया। लॉस ऑफ एंट्रोपी क्या हो गया? बढ़ गया। आप बताइए इंटर और इंट्रा में से स्टेबल कौन है? इंटर। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब उसकी फ्रीडमनेस कम है,
मतलब उसकी लॉस ऑफ एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या गेम समझ में आया? समझ में आया? ये नीट का सवाल है। ये जो मैंने अभी सवाल दिया है 2021 में ही पूछा है या 22 में पूछा है, बट करंट सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये नीट का सवाल है। और तो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, लॉस ऑफ एंट्रोपी किस में ज़्यादा है, खत्म सवाल था। लेकिन उस समय दिमाग नहीं लगता, एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनिक और केमिकल बॉन्डिंग, बस बच्चा कंफ्यूज, खत्म। लेकिन क्या बेसिक सवाल है, जिसके बेसिक स्ट्रांग होते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होती, धनाधन मामला चलता है। तो इसमें जो लॉस ऑफ एंट्रोपी है दैट कैन बी अवॉइडेड और इट इज वेरी वेरी लेस। जबकि यहां पर मैं क्या कहूंगा, यहां पर करूंगा लॉस ऑफ एंट्रोपी यहां पर अकर होगा, ज्यादा होगा। आप ये बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं, इस क्लास में 3 बच्चे 9th क्लास के बैठे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि 9th क्लास के बच्चे और सर जो है उनको 11 थोप रहे हैं। ले भाई, ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं आफिया कि अगर हाँ भी बोले तो भी मानना नहीं है, ठीक है? ये अगर हाँ भी बोले तो भी मानना नहीं है कि समझ में आ गया। बताओ जरा, क्रिस्टल क्लियर है? डेटा समझ में आ रहा है? इज दिस पॉइंट इज क्लियर? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? एंट्रोपी बेटा होती है रेंडमनेस, अभी बताता हूँ। एंट्रोपी होती है बेटा रैंडमनेस, जैसे फ्रीडमनेस, जैसे मान लो गैस है, गैस कहीं भी घूम सकती है ना, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। सॉलिड कहीं भी घूम सकता है क्या? बताओ, तुमने बेंच रखा है यहाँ लाके, तुमने सॉलिड है कोई बोतल लाके घर पे रखी और अपने वाले रूम में रखी, शाम को पता लगे फादर के रूम में पहुँच गई, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होगा, उसको कोई लेकर ही जाएगा तभी पहुँचेगी, अपने आप से कोई कदम नहीं उठाएगी। लेकिन गैस ऐसा नहीं है, गैस कहीं भी पहुँच सकती है, राइट? तो इसका मतलब गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है, उसकी फ्रीडमनेस ज़्यादा है। तो गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आने का मतलब एंट्रोपी का लॉस होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ पूछो। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी सिखा देंगे कि क्या करते हैं। बॉन्ड की रिंग का साइज ऐसा होता है कि इंट्रा होने के बावजूद भी क्या फॉर्म बन जाता है, चिलेट बन जाता है। इंटर होने के बावजूद भी चिलेट बन जाता है। अरे शब्द समझ में आ गए? हो गई अब, ठीक है। गेम समझ में आया नहीं आया? चिलेशन जब बढ़ता है तो एंट्रोपी घटती है, एंट्रोपी घटती है तो एनर्जी का लॉस होता है। देखो हमारे पढ़ाने का तरीका एक सीक्वेंस है, अगर तरीका याद रखोगे ना ऑटोमेटिकली आंसर आते चले जाएंगे। माथुर समझ में आ रहे हैं? चलो माथुर पुरानी स्टेबल होगा, ये दिमाग में बात रखें। रिंग विंग छोड़, हर केस में इंटर क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। कौन इंटर? इंटर बोला है मैंने? श्योर है तू? क्या लिख रखा है? गलती करता ही नहीं मैं गलती। हाई एक्यूरेट आदमी हूँ भाई, गलती कैसे हो जाएगी मुझसे? नहीं, चले आगे, मजाक कर रहा हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है। चले भाई आगे। अमितोज, अमितोज ध्यान से देख बेटा, अब बस कुछ कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में सीख लीजिए। कंटेंट फिर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, फिर आप लोग जो है अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें भैया। बहुत ध्यान से इसको देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। बेहद आसान सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल हम वैसे भी नहीं पढ़ाते। देखो ज़रा ध्यान से, इधर आएंगे भाई सभी बालक। सम इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। पेपर में क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही पूछ लेते हैं कि इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कौन सा है, ऐसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो यहाँ कंपाउंड लिया गया है उसका नाम है HF। क्या नाम लिया गया है बेटा जी? HF। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। पहली बात तो HF का स्ट्रक्चर होता है जिगजैग। जिगजैग जानते हो? ऐसे कुछ होगा, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, राइट। और उसमें भी आप लोग इसको कैसे पढ़ें, यहाँ लिखें H और यहाँ लिखें F।
देखो समझदारी बता रहा हूँ, कहाँ गलती होती है और किससे आप लोग बच सकते हो। यहाँ H लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया F, उसके बाद शुरुआत करो यहाँ से, यहाँ लिखो F और यहाँ लिखो H। सीख गए? क्या लिखा? एक तरफ लिखा HF और एक तरफ लिखा FH, राइट। और अब इस बार फिर से क्या लिख दोगे, इस बार फिर से आप लिख दो यहाँ पर क्या, FH। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में सीखें। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, इनके बीच में आप H लिखते चले जाओ। यहाँ लिख दिया H, तो प्यारे बच्चों ये यहाँ से जो भी बन रहा होगा सो बन रहा होगा। आप एक चीज समझ लीजिए, H और F में आइडियली होना चाहिए कोवलेंट, या आइडियली एक तरफ होना चाहिए कैसा बॉन्ड बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन सच्चाई ये कि जब इसको देखा गया तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही मिला, दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि मानो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अभी या नहीं आई? जो भी मैंने अभी समझाया वो समझ में आया या नहीं आया बेटा जी? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो भी अभी आप लोगों को बोला गया है, क्या वो बातें आप लोगों को समझ में आई हैं या नहीं आई? ठीक है भाई। अब इसके अलावा आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से चाहो तो इसको ऐसे लगा सकते हो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को। मैं इसको बनाने की गलती तो नहीं कर रहा, H F F H और F और H, नहीं बना तो सही है। ये बन गया ऐसे, ये बन गया आप लोगों का कैसे, एक बॉन्ड हो गया ऐसे H F H F, और यहाँ से एक F बॉन्ड बना रखा है इन्होंने ऐसे, ये बॉन्ड बना रखा है फिर कैसे, ऐसे H है ना, F बॉन्ड इन्होंने ऐसे बना रखा है, बहुत बढ़िया। और तीसरा बॉन्ड भी इन्होंने कैसे बना रखा है, ऐसे बना रखा है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है भैया, इसको सीखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एक बार दोबारा ध्यान से सुने, मैं जानबूझकर इसको ऐसा सिखाना चाह रहा हूँ। उद्देश्य बस इतना ही है कि F H और F के बीच में ये आप दोनों तरफ से डॉटेड स्ट्रक्चर बनाओगे, सॉलिड नहीं बनाओगे। आप चारों ऑप्शन में ये ढूंढ लीजिए जहां H के अराउंड दोनों तरफ डॉटेड स्ट्रक्चर होंगे, वही उस सवाल का आंसर होगा। ये ट्रिक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इसका बेसिक लॉजिक क्या है, क्योंकि सर ने सिखा रखा है कि फ्लोराइड वाले केस में बॉन्ड बहुत छोटा हो जाता है, छोटे होने की वजह से दोनों तरफ पोलरिटी क्या रह जाती है, बराबर। अगर मैं इसको X बोलता हूं तो ये भी कितना रहेगा बेटा, X ही रहेगा। ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही उद्देश्य है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। सेम केस यहाँ पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है आपको? अगला सवाल ऑन द स्क्रीन नाउ, सुंदर सवाल, एसिटिक एसिड। आपको पता क्या हुआ, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला ये है, इसका आप लोग मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो मास आएगा 60। ऐसा लोगों ने कैलकुलेशन कर ली यार, जब मशीन से कैलकुलेट हुआ मास तो मास कैलकुलेट हुआ 120 ग्राम, तो हिल गए लोग, बोला ये कैसे पॉसिबल है भाई, एक का जस्ट डबल कैसे मास आ रहा है? तो किसी ने बोला कि तुम एक मॉलिक्यूल को ट्रीट ही नहीं कर रहे, तुम तो आइडियली दो मॉलिक्यूल को ट्रीट कर रहे हो। तो इसका मतलब जैसे ही एसिटिक एसिड बनता है ये अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ फर्दर बॉन्ड बना लेता है। कैसे, मैं सिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं इस एसिटिक एसिड को ऐसा बना लूँ, ये CH3 है, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा C, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा क्या O, और ये बन जाएगा H। सही है। एक तरफ ये भी बना सकता हूँ सर, ये CH3 बना लिया, C बना लिया, ये O बना लिया, ये H बना लिया, और यहाँ डबल बॉन्ड O बना लिया। कोई दिक्कत है भाई? दो मॉलिक्यूल बना लिए। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्या तुम्हें यहाँ X H और Y की फील आ रही है? और आ रही है तो बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो। क्या तुम्हें यहाँ X H और Y की फील आ रही है? और आ रही है तो बेटा जी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लो। ये कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड पाया जाता है, इसलिए जो मॉलिक्यूलर मास है किसका, एसिटिक एसिड का, ये आइडियली डाइमराइज कंडीशन में पाया जाता है, दो मॉलिक्यूल, इसलिए 120 ग्राम पाया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपसे कोई ऐसा कोई फ्रेम कर दे सवाल कि फलाने एलिमेंट का, फलाने कंपाउंड का मास इतने ग्राम है, लेकिन जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में देखा गया या इसको देखा गया तो इसका मास डबल हो गया, तो इसका बेसिक रीजन क्या है, डाइमेराइजेशन। क्या रीजन है इसका? डाइमेराइजेशन। एंड इट इज बिकॉज ऑफ कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बता दें यहाँ सर, दो डिफरेंट यूनिट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका नाम होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर तुम प्रीवियस क्लास देखोगे, प्रीवियस स्लाइड देखोगे प्यारे बच्चों, तुम्हारे टीचर यहाँ पहले ही लिखवा चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही बना दिया है। क्या मेरी बात समझ में आई भाई? बता दो, से यस और नो। क्या क्लास के प्रत्येक बच्चे को बेसिक और फंडामेंटल बातें समझ में आ गई हैं?
यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, आसानी से कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। क्या अगला सवाल आप लोग कर पाओगे? बोलो भाई, क्या अगला सवाल आप लोग कर पाओगे? क्या अगले सवाल में क्या होगा, जल्दी बता दो। अगले सवाल का स्ट्रक्चर कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है भाई। आप क्या काम करो, NaHCO3 और KHCO3 को तोड़ लो। जब इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा बेटा? ये टूटेगा H नेगेटिव और CO3, या CO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव। और इसको तोड़ोगे तो सर ये भी सेम ही टूटेगा, HCO3 नेगेटिव। अरे हाँ या ना? और मैंने आपको पहले बोल दिया भैया इसके फ़ोटो को बना लो। और फोटो को कैसे बनाओगे? इसके 2 मॉलिक्यूल को लगा दोगे। क्या करोगे? इसके 2 मॉलिक्यूल को बना दोगे। कैसे बना देता हूँ, चलो इस नेगेटिव को हटाता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको ना हो। आप इसको ऐसे रखें, नेगेटिव यहाँ, सुन ले बेटा, सुन सुन। मैंने लिखा है यहाँ H, मैंने लिखा है यहाँ C, मैंने लिखा है यहाँ डबल बॉन्ड O, मैंने लिखा है यहाँ O, और यहाँ लिखा नेगेटिव। क्या समस्या है इसमें? देख, क्या ये वही है NaHCO3? क्या ये वही है HCO3 नेगेटिव? अब मैंने क्या काम करा, इसी का एक और मॉलिक्यूल ले लिया। जब इसी का एक और मॉलिक्यूल लूँगा तो कैसे दिखाई देगा? H C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। CS और नो? और तुम लोग जानते ही हो क्या होने वाला है यहाँ इस समय, बताओ सर। यहाँ ये X है, यहाँ ये H है, और यहाँ ये क्या है बेटा? Y। और Y विद नेगेटिव चार्ज, बहुत बढ़िया रिपल्सन है सर, झमाझम बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा सर? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CS और नो? कुछ तो बोल दो। बस मैंने ये दिखाया है कि यस यस दीज कंपाउंड ऑल्सो शो हाइड्रोजन बॉन्ड। एक सुंदर बात बतानी है, अगर कोई तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछने लगे ना प्यारे बच्चों, तो एक बात मुझे तुम्हें बता दे रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ देयर कैटायन। याद रखना, जितना ज़्यादा कैटायनिक साइज होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। बताओ इन दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी सर? सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम का साइज ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछोगे तो सर सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम इज मोर देन दैट ऑफ द NaHCO3। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? जितना ज़्यादा कैटायनिक चार्ज उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। साइज ऑफ द कैटायन इज मोर, इट मीन सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो मोर। जितना ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। सीधा सीधा रिलेशन अभी याद करना है, जब हम लोग लेटेस्ट एनर्जी पढ़ाएंगे तब सॉल्युबिलिटी के बारे में और डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन था ये, ठीक है भाई? ना ना ना, स्ट्रक्चर बेटा मैंने HCO3 नेगेटिव को ऐसे लिखा है, HC डबल बॉन्ड O, हो गए ना 3 C, हो गए 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ कैसे फॉर्मेशन, एक और ऑक्सीजन आएगा, फिर तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा इसके साथ साथ? अच्छा यहाँ O के साथ बना लो ना H, सॉरी ये वाला O ऐसे और ये वाला O ऐसे, ठीक है बेटा? फॉर्मेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तभी तो वहाँ से XO हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। अदरवाइज तो कार्बन बनाते ही नहीं X। सही है बिल्कुल। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। बात समझ में आ गई भाई? पक्का। एक होता है अपने पास बोरिक एसिड, नाम है इसका H3BO4, H3BO3। तो यहाँ B बनता है बेटा, यहाँ O बनता है, ये H बन जाता है। यहाँ B बनता है, O बनता है, H बन जाता है। यहाँ B बनता है, O बनता है, H, और यहाँ से ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता रहता है, और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड देखो जी बनता रहता है, राइट? तो ये बनता है आपका 2D शीट। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? 2D शीट स्ट्रक्चर बनता है ना। इसको नोट करो बेटा। बोरिक एसिड भी बेटा जी डाइमराइज होता है, ठीक है ना? 2D शीट स्ट्रक्चर का मतलब है 2 डायमेंशनल शीट बनती चली जाती है। ऐसा लॉन्ग टर्म इसका स्ट्रक्चर होता है, राइट? क्योंकि ये प्रोटोनेटेड करता नहीं है, OH नेगेटिव को निकाल देता है बेटा। ये जो एसिड इसलिए ख़राब होता है, जो तू सवाल पूछ रहा है ना, उसका रीज़न ये H+ तोड़ता ही नहीं है। ये एसिड इसलिए है क्योंकि ये अपने
आने वाले लॉन पेयर को ना बोरोन में ले लेता है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होता है ना, तो P खाली पड़ी है तो P में ले लेता है एज कम्पेयर टू H देना। बातें नहीं रहे, बातें समझ में आई या नहीं आई भाई? क्या ये डेटा क्लियर है? पक्का? तो बेसिक डेटा, बेसिक फंडामेंटल बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अभी समझाना, जो आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम, उसके अंदर जो स्टिक होती है वो लकड़ी की क्यों होती है? वो प्लास्टिक की क्यों नहीं कर लेते? प्लास्टिक की सस्ती पड़ेगी भाई। जो तुम वो खाते हो कौन सा, चोको बार, मैंगो बार, उसमें स्टिक की क्यों होती है? वही लकड़ी क्यों होती है? क्योंकि लकड़ी में होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के अंदर होते हैं OH ग्रुप। और कोई भी आइसक्रीम हो किससे मिली हुई है? एक्वा सोल्यूशन। बॉन्ड बनेगा झमाझम, मतलब बॉन्ड बन के बढ़िया से क्या रहती है? वो सॉलिड में रहती है। ठीक है, और कोई दिक्कत भी नहीं है। लकड़ी तुम खा नहीं सकते, ठीक है, और बॉन्ड जो है तुम एनर्जी लगाओगे तो बॉन्ड ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से जो है। चलिए तो बच्चा, आज की क्लास में हम लोग इतना ही कंटेंट पढ़ेंगे। इसकी एक क्लास और पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को अभी पहले सीट लेके जाएंगे सभी बच्चे। मैं बताऊंगा ये सवाल इस सीट के हो जाएंगे। वो शीट के सवाल अभी यहीं बैठ के करेंगे। मैं शीट यहाँ पर निकाल रहा हूँ बेटा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को शीट में दे दूंगा, मेरे को मैसेज करेगा, केवल उसी को मिलेगी सीट, राइट। मैम को मैसेज करें, सेंटर वाले अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैसेज करें, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। पढ़िए इसको, नेक्स्ट क्लास जो है इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं।